हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 10 के जो आयोग हैं, एक है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय खाद्य आयोग, इनके वस्तुनिष्ठ पढ़ने वाले हैं। फिर कल हम नेक्स्ट दो लेंगे, दो करके मैं पढ़ाऊँगी। फिर एक दिन आपको 10 या 11 तारीख में पूरा रिवीजन करवा दूँगी, तो जिससे ये पूरे आयोग आपके क्लियर हो जाएंगे। पहले मैं आपको चार्ट द्वारा पूरा बेसिक बता दूँगी, फिर उसके बाद हम उसका पूरा MCQ पढ़ेंगे। ये हमारे MPPSC प्री क्रैश कोर्स की N सीरीज़ का 53वां भाग है। इसके पहले के भाग नहीं देखे हैं तो आपने देख लीजिएगा। ये N53 है। इसके पहले 52 भाग कर चुके हैं। इसके अलावा एक प्लेलिस्ट में आपको MP 2022 नाम से एक लिस्ट मिल जाएगी, उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें करंट अफेयर्स के हम सभी टॉपिक वहाँ पर कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का चार्ट देख लें कि इसकी स्थापना कब हुई थी। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की हुई थी 21 जुलाई 2017 को। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कब हुई थी? 21 जुलाई 2017 को हुई थी। और किसके अधिनियम, किसी की भी स्थापना होती है तो किसी न किसी अधिनियम के थ्रू होती है। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किसके थ्रू हुई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत हुई थी। और 13 की कौन सी धारा के तहत हुई थी आपसे पूछा जाए तो धारा 16 के तहत। तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब हुआ था? 21 जुलाई 2017 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत धारा 16 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय भोपाल में है। इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी मध्य प्रदेश राज्य जो खाद्य आयोग होता है उसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 5 सदस्य होते हैं और एक सदस्य सचिव होता है। इस प्रकार से टोटल 7 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 5 सदस्य और एक सदस्य सचिव होता है। इस प्रकार से टोटल कितने हो जाते हैं? 7। कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इनका 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। नियुक्ति कौन करता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की? तो राज्य सरकार ही करती है। त्यागपत्र किसको देते हैं? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के जो सदस्य हो, अध्यक्ष हो या सचिव हो, किसको त्यागपत्र देते हैं? वो राज्य सरकार को त्यागपत्र देते हैं। और राज्य सरकार इनको निम्न आधार पर हटा सकती है। किस आधार पर? या तो ये दिवालिया हो जाते हैं, शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हों, नैतिक अक्षमता वाले हों, वित्तीय लाभ हेतु उन्होंने पद का दुरुपयोग किया हो, पद का दुरुपयोग करने में और ऐसा पद का दुरुपयोग किया हो जो कि लोक हित में, जनता के हित में हानिकारक हो। वेतन भत्ते और सेवा शर्तें इसके राज्य सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं। राज्य सरकार ही इनके वेतन भत्ते निर्धारित करती है। शक्तियाँ क्या हैं? तो ये क्रियान्वयन की निगरानी एवं मूल्यांकन करता है। प्रावधान है तो जो भी इनके अधिकार होते हैं, उनके जो भी खाद्य संरक्षण आयोग के तहत जो भी इनके अधिकार होते हैं और उनके उल्लंघन होता है तो उल्लंघनों की जांच करता है अगर उन्हें शिकायत मिलती है तो। और अपनी स्वप्रेरणा से भी ये जांच कर सकता है। वर्तमान में अध्यक्ष देखा जाए तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष राजकिशोर सवाई है। सदस्य इसके 2 हैं, वे श्रीमती दुर्गा मंदसौर से हैं, श्री किशोर हैं डेलवार, ये उज्जैन से हैं। और सदस्य सचिव हैं राजीव चंद्र दुबे। तो इस प्रकार से ये 3 है। अध्यक्ष राजकिशोर सवाई, सदस्य 2 हैं श्रीमती दुर्गा मंदसौर से और श्री किशोर डेलवाल उज्जैन से, और सदस्य सचिव है श्री राजीव चंद्र दुबे। फ्रेंड्स, ये तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में तो अध्यक्ष क्योंकि अभी गठित हुआ है तो एक ही आए हैं, तो इसको तो याद हो ही जाएगा। लेकिन जैसे कि UPSC हुआ, MPPSC हुआ, या जो और सूचना आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, निर्वाचन आयोग, इनमें जो है बड़े बहुत सारे अध्यक्ष हैं। आप लोगों को पूरे के पूरे याद करना मुश्किल है। इसके लिए मैंने ट्रिक बनाई है। ट्रिक के लिए मैंने अपना नया चैनल बनाया है जो केवल ट्रिक के लिए, उसका नाम है GK ट्रिक विद आकांक्षा। आप उसको फॉलो कीजिएगा, GK ट्रिक विद आकांक्षा को। GK ट्रिक विद आकांक्षा में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत ही ऐसे ऐसे टॉपिक हैं। कल मैंने आपको पूरी बौद्ध संगीत ट्रिक द्वारा करवाई। इसके अलावा उसमें सभी ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि समाधियाँ हुई, या जो जितने भी सरकारी पत्र होते हैं अलग अलग देशों के। MPPSC मध्य प्रदेश का पूरा मंत्रिमंडल ट्रिक द्वारा करवाया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को ट्रिक द्वारा करवाया है। तो ये सभी आपको वहाँ पे देख लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक मिलेगी, याद रखिएगा कहाँ मिलेगी? कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी। चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है? पहले आप सोचिए कहाँ पर है, भोपाल, इंदौर, जबलपुर या ग्वालियर? तो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसके तहत किया गया है?
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप, विधानसभा द्वारा या राज्यपाल द्वारा अध्यादेश लागू करके। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुरूप किया गया है। किस धारा के अंतर्गत किया गया है? 16 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसने किया है? तो किसकी अधिसूचना से हुआ है? राज्य सरकार की, राज्यपाल की या विधानसभा की, या खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा? तो जो मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन हुआ है वो राज्य सरकार की अधिसूचना से हुआ है। मध्य प्रदेश खाद्य आयोग का गठन किसके थ्रू हुआ है? राज्य सरकार की अधिसूचना से। अगला है, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो चाहे नियुक्ति हो, चाहे त्यागपत्र देना है, विमुक्ति हो, सभी कुछ कौन करता है राज्य खाद्य आयोग का? राज्य सरकार। यही वेतन भत्ते निर्धारित करते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसको है? तो किसको है पद से हटाने का अधिकार? राज्य सरकार को ही है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? अभी मैंने बताया कि चाहे नियुक्ति हो चाहे विमुक्ति हो, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का इसमें अधिकार किसको है? राज्य सरकार को है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य कितने समय तक अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो कितने समय तक बने रह सकते हैं मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य? 3 वर्ष, 60 वर्ष, 3 वर्ष, 62 वर्ष, 5 वर्ष 62 या 5 वर्ष 65। तो 5 वर्ष या 65 वर्ष तक मध्य प्रदेश राज्य आयोग के खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य बने होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष को बोल रहे हैं, सदस्य सचिव को नहीं बोल रहे हैं। अगर टोटल बोलते तो टोटल 7 होते, अध्यक्ष और सचिव को मिला लिए तो 1 अध्यक्ष हो गया और 5 सदस्य हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 6। तो आंसर हो जाएगा 6। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की संरचना के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है? 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद ग्रहण करेंगे, सही है। 1 अध्यक्ष, 5 सदस्य, कम से कम 2 स्त्रियां होना चाहिए, 1 सदस्य अनुसूचित जाति जनजाति, ये भी सही है। पुनः नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, ये गलत है। जो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको पुनः नियुक्ति दी जा सकती है, तो ये वाला आंसर गलत होगा, ये द आंसर जो रॉन्ग होगा, बाकी तीनों ऊपर के सही होंगे। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता आवश्यक है? पहला, अखिल भारतीय या संघ राज्य की सिविल सेवाओं के सदस्य रह चुके हो, हाँ ये बिल्कुल सही है, ये तो ऑप्शन होना है। दूसरा है, कृषि विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण आदि व्यापक के अनुभव व्याख्यात वाले व्यक्ति, ये भी सही है। निर्धनों के खाद्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार होने वाले प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति, उच्च न्यायालय के सेवारत या सेवानिवृत्त, इनमें से कौन हो सकता है? तो देखिए, उच्च न्यायालय का सेवारत या सेवानिवृत्त ऐसी कोई इनकी शर्त नहीं है। ऊपर के तीनों जो होंगे वो सही हो जाएगा, चौथा गलत हो जाएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे सौंपता है? राज्य सरकार को सौंपता है, फिर राज्य सरकार इसको विधानसभा को सौंप देता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को इनमें से किस प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं? राजस्व, सिविल, ग्राम या फौजदारी? तो सिविल न्यायालय की शक्तियाँ मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो जुर्माना लगाना या सज़ा देने की शक्ति इनको नहीं है। बाकी किसी व्यक्ति को समन कर सकते, मतलब बुला सकते हैं, शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करवा सकते हैं, लोक अभिलेख या उसके पति की अपेक्षा कर सकते हैं, तो ये सभी है, लेकिन जुर्माना ठोकने की नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में विचार करें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करना, हाँ बिल्कुल सही है ये। पात्र हकदारियों के अतिक्रमण की स्वप्रेरणा शिकायत पर जांच करना, ये भी सही है। अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह देना, राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना। तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को वार्षिक प्रतिवेदन देना, ये यहाँ पे गलत है, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का हर सब कुछ राज्य सरकार पर डिपेंड रहता है। राज्यपाल को यहाँ पे वार्षिक प्रतिवेदन नहीं देना होता है, यहाँ किसको प्रतिवेदन देना होता है? राज्य सरकार को प्रतिवेदन या रिपोर्ट देना होती है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करें। पात्र हकदारियों के अतिक्रमण की स्वप्रेरणा या शिकायत पर जांच करना, जिला शिकायत निवारण अधिकारी आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटरिंग करना, अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह देना। तो इनमें से कौन सा सही है? तो देखिए, ये अतिक्रमण की स्वप्रेरणा से जाँच भी कर सकते हैं, जिला शिकायत निवारण अधिकारी के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई भी कर सकते हैं, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर भी करेंगे, अधिनियम की जो प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह भी देंगे। तो चारों ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं राजकिशोर सुआई।
मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2017 में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन हुआ था। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? तो जिला स्तर पर जो शिकायत निवारण अधिकारी होता है वो जिला दंडाधिकारी होता है। कौन होता है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी? जिला दंडाधिकारी होता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर कौन रखता है? राज्य सरकार, क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग जो है वो किसको अपनी रिपोर्ट देते हैं? राज्य सरकार को देते हैं। देन राज्य सरकार उस रिपोर्ट को विधानसभा में डालता है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत कितने स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया जाता है? 4 स्तर पर सतर्कता समिति का गठन किया जाता है। 4 लेवल पर सतर्कता समिति गठन की जाती है। अब बोलेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों पर टीपीडीएस जो टीपीडीएस होते कि पारदर्शी प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतर्कता समितियों का गठन किस स्तर पर किया है? राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास खंड एवं उचित मूल्य, चारों स्तर पर किया गया है। राज्य स्तर पर भी किया गया है, जिला स्तर पर भी किया गया है, विकास खंड और उचित मूल्य दुकान स्तर, ये चारों ही स्तर पर किया है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का मंत्री होता है। वर्तमान में बिसाहू लाल साहू है। इसको बिसाहू लाल जी जो है इसको मैंने आपको ट्रिक द्वारा करवा दिया है। जितने भी मंत्री परिषद है मध्य प्रदेश के कितने मंत्री हैं, कौन से नंबर के हैं, शिवराज जी कौन के नंबर के हैं, न्यायाधीश किस नंबर के हैं, राज्यपाल कौन से नंबर के, व्यक्तिगत कितने नंबर पे, शपथ के अनुसार किस नंबर पे हैं, ये सब मैंने आपको ट्रिक द्वारा करवा दिया मेरे न्यू चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा पर, जिसकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगी। वहाँ पर आप वो वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको पूरा मंत्री परिषद याद हो जाए। और मैंने इसका जो लिंक जो मंत्री परिषद की जो पूरे मंत्री परिषद हैं वो भी मैंने अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, जुड़ जाइएगा मेरे व्हाट्सएप टेलीग्राम फेसबुक से। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझसे जुड़ जाइएगा, वहाँ मैं आपको बहुत अच्छे डेली के क्वेश्चन अपडेट कर रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मोटिवेशनल थॉट भी आपको वहाँ पर मिलते रहेंगे। FSSAI का नोडल मंत्रालय कौन सा है? तो FSSAI का नोडल मंत्रालय है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 लागू होने के पूर्व खाद्य सुरक्षा से संबंधित मामले किस मंत्रालय के अंतर्गत आते थे? तो खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आते थे। FSSAI जो होता है खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण, उसका ध्येय वाक्य कौन सा है? तो प्रेरक, सुरक्षित और पोषक आहार के आश्वासक, ये इनका ध्येय वाक्य है। भारतीय खाद्य संरक्षण और मानक प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। FSSAI देश भर में कितने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करता है? तो FSSAI कितने क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से काम करता है? तो ये काम करता है 4 क्षेत्रीय कार्यालयों के। FSSAI ने काम करना कब शुरू किया था? तो शुरू किया था इसने 5 अगस्त 2008 से। भारतीय खाद्य सुरक्षा जो मानक प्राधिकरण या FSSAI है वो किस प्रकार की संस्था है? स्वायत्त या नियामक? तो ये दोनों ही संस्था है, स्वायत्त भी है और नियामक भी है। प्राधिकरण जो है ये FSSAI है, इसके दैनिक प्रशासन और केंद्रीय सलाहकार समिति के परामर्श संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी किस पर होती है? मुख्य कार्यपालन अधिकारी के पास होती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 संसद में जब पास हुआ तो उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो उस समय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री थे मनमोहन सिंह, जब 2006 में FSSAI अधिनियम पास हुआ। ये खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 है, ये जब पास हुआ था तो कौन मंत्री थे? स्वास्थ्य मंत्री मनमोहन सिंह। केंद्रीय सलाहकार समिति के अध्यक्ष के आमंत्रण पर खाद्य प्राधिकरण की 1 वर्ष में कितनी बैठक होना चाहिए? तो केंद्रीय सलाहकार समिति अगर बोलती है तो उनकी आमंत्रण पर खाद्य प्राधिकरण की कितनी बैठकें होना चाहिए? कम से कम 3 बैठक इनमें होनी चाहिए। अगला है मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत किस स्तर पर सतर्कता समिति का गठन होता है? तो ये चारों ही स्तर पर होता है, राज्य स्तर, जिला स्तर, विकास खंड और उचित मूल्य दुकान पर। कौन मध्य प्रदेश राज्य समिति का अध्यक्ष होता है? मंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, राज्य खाद्य आयोग अध्यक्ष, राज्यपाल और मुख्यमंत्री। तो मंत्री होता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग का, जो अभी कौन है? बिसाहू लाल है। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? 5 सितंबर 2009 में की गई थी। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI की स्थापना। वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? राजकिशोर सभाई, यही पहले हैं।
कौन भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? तो नोडल एजेंसी के रूप में कौन काम करता है? स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय करता है। किसके अनुमोदन के पश्चात दो या दो से अधिक राज्य संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं? तो ये किसके तहत कर सकते हैं? केंद्र सरकार की अनुमति अगर ले ली तो दो राज्य मिलकर एक खाद्य आयोग बना सकते हैं। राज्य खाद्य आयोग को आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारी अगर चाहिए हो तो ये कौन उपलब्ध कराएगा? ये राज्य सरकार ही उपलब्ध कराएगा। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को इनमें से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? जुर्माना या दंड लगाने की शक्ति प्राप्त नहीं है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर कौन शिकायत कर सकता है? जिला दंडाधिकारी। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन भत्ते सेवा कौन निर्धारित करता है? राज्य सरकार। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अपना इस्तीफा किसको देते हैं? राज्य सरकार को। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन कैसे हुआ था? राज्य सरकार की एक अधिसूचना द्वारा। मध्य प्रदेश राज्य का प्रथम अध्यक्ष कौन से थे? राजकिशोर सवाई। अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसको देते हैं? ये राज्य सरकार को। मध्य राज्य खाद्य आयोग में कम से कम कितनी महिला सदस्यों को होना अनिवार्य है? 2 महिला सदस्यों का 5 सदस्यों में से 2 का होना अनिवार्य है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को कौन सी शक्ति प्राप्त है? सिविल न्यायालय की। कितनी स्तर पर सतर्कता समितियों का गठन किया गया है? 4 स्तर पर, राज्य, जिला, विकास खंड और दुकानी स्तर। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का गठन किस अधिनियम के तहत किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? अध्यक्ष सहित और सचिव सहित, अध्यक्ष और सचिव सहित कुल 7 होते हैं। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसको है? राज्य सरकार को ही है। फ्रेंड्स, अब हमारा ये मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग हो गया। अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण। तो सबसे पहले इसके बारे में हम बेसिक चार्ट द्वारा पढ़ लेते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण पढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन हुआ था 18 अक्टूबर 2010 में। कब हुआ था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन? 18 अक्टूबर 2010 में हुआ था। किस धारा के तहत हुआ था? तो धारा 3 के तहत हुआ था राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी सहयोगात्मक पीठ कौन सी है? 4 हैं इसकी। एक तो भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई। इसके बाद है इसकी संरचना। तो इसमें अध्यक्ष में क्या होगा? या 10 सदस्य इसमें न्यायिक क्षेत्र से होते हैं और 10 सदस्य पर्यावरण के विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। अधिकतम इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं। नियुक्ति कैसे की जाती है? तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। सदस्य इसके कैसे बनते हैं? तो इनके सदस्यों को चुनने के लिए एक चयन समिति बनती है। वो चयन समिति जो सिफारिश करती है उसके हिसाब से सदस्यों की नियुक्ति होती है। इनकी पद अवधि क्या होती है? 5 वर्ष होती है और ये अपना इस्तीफा केंद्र सरकार को देते हैं। अब हम इसकी कार्य शक्तियाँ पढ़ते हैं। तो यह अर्ध न्यायिक निकाय है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में बंधा नहीं होता है, बल्कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत द्वारा निर्देशित होता है। ये उन सभी मामलों की सुनवाई कर सकता है जिसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण शामिल हो। पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को भी ये लागू कर सकता है। वैधानिक निकाय होने के साथ साथ एनजीटी के पास अपीलीय अधिकार है। तो याद रखिएगा इसके पास कैसे अधिकार हैं? अपीलीय। एनजीटी द्वारा दिए गए आदेश का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना होता है। नियमों का अगर पालन नहीं होता, ये जो अधिकरण जो भी आपको बोल देता है, जो भी निर्णय दे देता है, तो अगर उसका पालन नहीं किया जा सकता तो अधिकतम 3 वर्ष का कारावास है और 10 करोड़ का अर्थदंड है। यह पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करता है। ये भी ध्यान रखिएगा कितने मामलों के तहत करता है? 7 मामलों के तहत। प्रथम अध्यक्ष इसके लोकेश्वर सिंह पंटा थे, देन स्वतंत्र कुमार आए थे और तीसरे हैं आदर्श कुमार गोयल जो अब तक हैं। सबसे पहले आए थे लोकेश्वर सिंह पंटा, फिर आए थे स्वतंत्र कुमार। अब हम इसकी ऑब्जेक्टिव करते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना या नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई थी? तो 2010 में हुई थी। कब हुई थी? 2010 में।
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना तिथि क्या है? 2010 में तो हुई थी, पर किस तिथि को हुई थी? तो 18 अक्टूबर 2010 को हुई थी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। ये दोनों करने के बाद मैं जैसा कि हमारे सिलेबस में है आयोग, उल्टे से करवा रही हूँ मैं। सबसे नीचे यही दोनों थे, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण और मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग। अब इसके बाद मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग है और उसके पहले है सूचना आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो फिर हम इससे संबंधित MCQ पढ़ेंगे, फिर दो तीन तीन करके एक MCQ निपटा देते हैं। इसके बाद हम एक साथ पूरे MCQ का मैराथन पढ़ेंगे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को हुई। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया गया? तो इसके लिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 पारित किया। NGT का मुख्यालय किस स्थान पर है? नई दिल्ली में है। NGT की सहयोगात्मक पीठें कितनी हैं? तो NGT की सहयोगात्मक पीठें 5 हैं। NGT का मुख्यालय इसकी जो क्षेत्रीय कार्यालय है वो कितनी है? 4 हैं। NGT का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे है? तो भोपाल में भी है, कोलकाता में भी है, चेन्नई में भी है, पुणे में है। तो चारों इसका आंसर हो जाएगा। NGT का क्षेत्रीय कार्यालय किस स्थान पर नहीं है? तो देखिए अभी हमने पढ़ा है भोपाल में भी है, चेन्नई में भी है, कोलकाता में भी है और चौथा पुणे में है, हैदराबाद में नहीं है। अगला क्वेश्चन है, NGT के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी जो NGT के जो अध्यक्ष होते हैं उसको केंद्र सरकार नियुक्त करती है और इसमें परामर्श लेती है वो मुख्य न्यायाधीश का। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से केंद्र सरकार इसका नियुक्ति करती है। NGT के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसके लिए एक चयन समिति बनती है और चयन समिति जो भी सिफारिश करती है तो उसके आधार पर केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करता है। याद रखिएगा कौन नियुक्ति कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही है। अध्यक्ष को कैसे चुन रही है? मुख्य न्यायाधीश की परामर्श पर। और सदस्यों को कैसे चुन रहे हैं? चयन समिति की सिफारिश पर। दोनों ही फैक्ट में डिफरेंस है, दोनों को याद रखिएगा। NGT में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 20। अगला है, NGT के संबंध में इनमें से कौन सा एक तथ्य सही है? तो NGT का अध्यक्ष केवल उसी व्यक्ति को चुना जा सकता है जिसके पर्यावरण के क्षेत्र में 10 वर्ष का काम किया। ऐसा नहीं है केवल इन्हीं को चुने। NGT का अध्यक्ष केवल उच्च न्यायालय के सेवारत निवृत्त न्यायाधीशों को चुना जा सकता है, ये भी नहीं। केंद्र सरकार नियुक्ति समिति जिसके भी अध्यक्ष के रूप, ये तीनों ही जिसके भी अध्यक्ष के रूप में सिफारिश करें वह अध्यक्ष बन सकता है, ये तीनों ही गलत है। तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। NGT के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो इसकी पदावधि होती है 5 वर्ष। NGT की संरचना के बारे में विचार करें कि क्या होती है? तो अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर होती है, बिल्कुल सही है। NGT में अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। सदस्य न्यायिक या पर्यावरण वन संरक्षण से संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, ये भी सही है। अध्यक्ष एवं सदस्य पुनः नियुक्ति के पात्र होते हैं और इसके जो अध्यक्ष सदस्य होते हैं पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। तो चौथा वाला आंसर गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर के तीनों सही हो जाएंगे। NGT अधिनियम 2010 के संबंध में कौन सा सत्य नहीं है? तो अधिनियम में मुआवजा निर्धारण करने की स्पष्ट विधि नहीं है। वैधानिक संस्था होते हुए भी उच्च न्यायालय में चुनौती मिलना। किन मुकदमों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, इसका परिभाषित नहीं है। NGT अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत कार्यवाही कर सकता है। तो देखिए ऊपर के तीनों सही हैं, लेकिन ये NGT SC ST हैं और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम इसके तहत कार्यवाही कर सकता है, ये गलत है। इसके तहत कानून दिए हैं, ये उनके खिलाफ ही कार्रवाई कर सकता है। NGT क्या है इनमें से? तो NGT एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। NGT एक फास्ट ट्रैक कोर्ट केंद्र की संस्था है, गैर सरकारी संस्थान। तो ये न केंद्र की संस्था है, न गैर सरकारी संस्था है, ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। अगला है, NGT के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसके अंतर्गत वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 से संबंधित किसी भी मामले को सुनने की शक्तियाँ नहीं थी, ये गलत है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वाली शक्तियाँ इनको नहीं दी गई हैं। NGT आदेश पारित कर सकता है, इसे लागू ना करने की स्थिति में इसके पास कोई शक्ति नहीं है। NGT का गठन संवैधानिक संस्था के रूप में हुए, तीनों ही इसके गलत हो जाएंगे। NGT के संदर्भ में उक्त कथनों पर विचार कीजिए।
एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिन के भीतर अपील की जा सकती है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एनजीटी को अनुसूचित जाति और अन्य पारंपरिक निवासी अधिनियम संबंधित प्रकरण की सुनवाई करने का अधिकार है। ये गलत है। एनजीटी को कोई अधिकार नहीं है एसटी और अन्य पारंपरिक वन के अधिनियम से संबंधित सुनवाई का अधिकार। एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है। हाँ, ये बिल्कुल सही है। एनजीटी को आदेश न मानने पर कारावास एवं आर्थिक दंड दोनों अधिरोपित कर सकते हैं। ये भी सही है। तो 1, 3 और 4 इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक न्यायालय की भांति काम करता है। हाँ, बिल्कुल सही है। यह उन मामलों की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय हो। ये भी सही है। यह उन मामलों की सुनवाई करता है जो अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरणीय हो। ये भी सही है। यह पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करता है। तो ये चारों ही इसका सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। कौन राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष नहीं रहा है? स्वतंत्र कुमार भी रहे हैं, आदर्श कुमार गोयल भी रहे, लोकेश्वर सिंह पंटा भी रहे हैं, जे.एस. खेयर नहीं रहे हैं। इनमें से कौन राष्ट्रीय हरितकरण का वर्तमान अध्यक्ष है? आदर्श कुमार गोयल। पर यह कितने कानूनों के तहत यह सुनवाई कर सकता है? 7 कानूनों के तहत। एनजीटी का निम्नलिखित कानून के नागरिकों की सुनवाई करने का अधिकार है। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये चारों ही ऐसे अधिनियम हैं जिनके तहत एनजीटी सुनवाई कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय किस एक स्थान पर स्थित है? तो एनजीटी का क्षेत्रीय कार्यालय है भोपाल में, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर में नहीं है। एनजीटी के एक कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है? तो देखो, ये जल प्रदूषण अधिनियम के तहत कर सकता है, जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत भी कर सकता है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत भी कर सकता है। ये इसके 7 कानूनों में शामिल है। लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत नहीं कर सकता। किसके तहत? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। एनजीटी के आदेशों, निर्णयों या नियमों को ना पालन करने की स्थिति में कौन सी एक शक्ति नहीं है? अधिकतम 3 वर्षों का कारावास, निश्चित आर्थिक दंड जिसे 10 करोड़ तक बढ़ाया जा सकता है, कारावास और अर्थदंड दोनों की शक्ति केवल सरकार की कार्यवाही करने की अनुशंसा कर सकता है। तो ये गलत है कि ऐसा नहीं है कि सरकार कोई कार्यवाही करे उसकी। इसके पहले के तीनों आंसर सही हो जाएंगे। एनजीटी को कौन कौन सी शक्तियाँ प्राप्त हैं? अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई की शक्ति हाँ प्राप्त है। एनजीटी के निर्णय के विरुद्ध कहीं अपील नहीं की जा सकती। ये भी सिविल प्रोसीजर कोड 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने में एनजीटी बाध्य नहीं है। ये भी सही है। ऊपर के तीनों सही हैं। चौथा है, एनजीटी निर्णय लेते समय सतत विकास, निवारक, प्रदूषक भुगतान आदि सिद्धांत को लागू कर सकता है। तो ये भी सही है। एनजीटी के उद्देश्यों में इनमें से कौन सा एक उद्देश्य शामिल नहीं है? तो सरकार के अभिकर्ता के रूप में शीघ्र पर्यावरणीय क्लियरेंस उपलब्ध कराना, जिससे बड़ी विकास परियोजनाओं को बाधा न आए, पर्यावरणीय मुद्दों को निपटाना, अदालतों में मुकदमे के बोझ कम करना, पर्यावरण संबंधी मुद्दों को 6 माह के भीतर निपटारा करना, युवाओं को पर्यावरण पारिस्थितिकी के बारे में अवगत कराना। देखिए, लास्ट के तीनों सही है, लेकिन सरकार के अभिकर्ता के रूप में ये वाला जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के बारे में क्या सही है? तो यह अर्ध न्यायिक निकाय है, पूर्ण न्यायिक निकाय है, फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो देखो, ये अर्ध न्यायिक निकाय भी है और फास्ट ट्रैक कोर्ट भी है। तो आ और सा इसका दोनों सही हो जाएगा। एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या शामिल है? एनजीटी के अधिकार क्षेत्र में क्या क्या शामिल हैं? तो पर्यावरणीय प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करना, ये सही है। एनजीटी के निर्णयों का निष्पादन न्यायालय के आदेश के रूप में करना पड़ता है, ये दूसरा वाला गलत है। तीसरा है, एनजीटी का अधिकतम 7 वर्षों की कारावास सजा सुना सकता है और सरकार द्वारा किसी भी निर्णय को एनजीटी के समक्ष चुनौती दी जा सकती है। चौथा भी सही है, 7 वर्षों के कारावास की सजा सुना सकता है, ये गलत है। अधिकतम 7 वर्षों की कारावास, ये गलत है। हाँ, ये दूसरा भी सही है। पर्यावरणीय प्रदूषण या अन्य पर्यावरणीय क्षति के पीड़ितों को क्षतिपूर्ति करता है, ये भी सही है। एनजीटी के निर्णयों का निष्पादन न्यायालय के आदेश के अनुरूप करना पड़ता है, ये भी सही है कि कोई भी निर्णय देता है तो उसको न्यायालय के आदेश की तरह ही करना पड़ता है। ये गलत है कि अधिकतम 7 वर्षों की सजा सुना सकता है। एनजीटी के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय में कौन सा एक शामिल नहीं है? 2012 में उड़ीसा में पास्को संयंत्र लगाने वाला समझौता,
एनजीटी ने 2012 में खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। दिल्ली एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल गाड़ियों पर पूर्ण प्रतिबंध। 2017 में एनजीटी ने दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाया। तो पहला सही है, उड़ीसा में पास्को संयंत्र लगाने का समझौता किया। दूसरा भी सही है, खुले में कचरा जलाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। और चौथा भी सही है, दिल्ली में 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा लिया। तो ये तीसरा वाला जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ये इन्होंने इनके उसमें नहीं आया है कि दिल्ली में डीजल गाड़ियों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य अपना प्रतिवेदन, अपना जो इस्तीफा है वो किसको दे सकते हैं? तो एनजीटी के जो अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना पद वो जो त्याग पत्र है वो दे सकते हैं। एनजीटी के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण इनमें से किस मामलों की सुनवाई नहीं कर सकता है? तो जल प्रदूषण के तहत कर सकता है, लोक दायित्व बीमा अधिनियम की कर सकता है, जल अधिनियम की कर सकता है, लेकिन एसटी और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 की नहीं कर सकता। तो आंसर हो जाएगा द। अगला क्वेश्चन है, एनजीटी के तहत अधिकार प्राप्त समूह कौन है? केवल अनुसूचित जनजाति, केवल वनवासी, पिछड़े क्षेत्र के पहाड़ी लोग, रेगिस्तानी लोग या भारत के सभी नागरिक? तो एनजीटी के तहत अधिकार प्राप्त जो समूह है भारत के सभी नागरिक हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट मुझे करके ज़रूर बताइएगा। अगला है, किस संविधान संशोधन द्वारा केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना अनिवार्य किया? 42वें संशोधन में केंद्र तथा राज्य सरकारों के लिए पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना अनिवार्य किया। फ्रेंड्स, अगर मुझसे बोलने में, क्योंकि ये मैराथन वीडियो है, 30 मिनट से ज़्यादा की ये वीडियोस होती हैं, इसमें अगर कोई मुझसे भूल हो जाती है, गलती से मुझसे कोई आंसर गलत हो जाता है तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में सही करा देती हूँ। तो एक बार कमेंट बॉक्स ज़रूर चेक कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ही आपको मेरे नए चैनल जीके ट्रिक विद आकांक्षा की लिंक मिलेगी, वहाँ आपको बहुत अच्छे वीडियोज़ मिलेंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद श्रम, विवाद, पर्यावरण आदि के संबंध में अधिकरण बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति देता है? तो ये पर्यावरण से संबंधित विधि निर्माण, किसी भी टॉपिक पर विधि निर्माण की शक्ति यही अनुच्छेद देता है, अनुच्छेद 323B। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण के संरक्षण, सुधार और देश के वनों तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा? तो पर्यावरण की रक्षा, वनों की रक्षा, ये दिया है संविधान के अनुच्छेद 48A में, याद रखिएगा। संविधान का अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, सुधार, इन सब के बारे में बताता है। कौन सा मंत्रालय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है? पर्यावरण मंत्रालय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के पास अपीलीय अधिकार हैं। अपीलीय अधिकार है तो इसका मतलब उनके पास कौन सी शक्ति है एनजीटी के पास? तो अपीलीय अधिकार है तो उनके पास सिविल न्यायालय की शक्ति है। कौन सी? सिविल न्यायालय की। कौन राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य होता है? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दोनों ही जो हैं उनके अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को किस कानून के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई करने का अधिकार दिया गया? ये हम कर चुके हैं। जल प्रदूषण नियम अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, इन सभी के तहत कर सकते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण को कौन सी सुनवाई प्राप्त है? अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सुनवाई करने की शक्ति, निर्णय देते समय सतत विकास, निवारक, प्रदूषक भुगतान, ये भी शक्ति है। नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 में उल्लेखित न्यायिक प्रक्रिया का पालन करने के लिए ये बाध्य नहीं है। विशेष न्याय पर्यावरण न्यायाधिकरण इकाई की स्थापना करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? तो ये भारत विश्व का, ये जो पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापना करने वाला भारत विश्व का तीसरा देश है। सबसे पहले किया था ऑस्ट्रेलिया ने, और एशिया का जो सबसे पहले स्थापना करने वाला देश है वो भी हमारा भारत है। और सबसे पहले किसने किया था? ऑस्ट्रेलिया ने किया था। अगला है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की गई है? राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना अनुच्छेद 21 के तहत की गई है। किसके? अनुच्छेद 21 के तहत। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की संरचना में कौन होते हैं? एक तो अध्यक्ष होते हैं, पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य,
विशेषज्ञ सदस्य तो सभी होते हैं, न्यायिक सदस्य भी होते हैं, अध्यक्ष भी होते हैं, विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा लगाए गए जुर्माने में कौन सा विकल्प सही है? तो व्यक्तिगत तौर पे राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अगर किसी व्यक्ति के द्वारा होता है तो उस पर अधिकतम 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है व्यक्तिगत तौर पर, और अगर किसी कंपनी द्वारा ये पर्यावरण को कोई क्षति पहुंचाई जाती है तो 25 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की किस धारा के तहत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस धारा के तहत न्यायाधिकरण के निर्णयों के विरुद्ध अपील सीधे भारत के सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है? जैसे किसी ने राष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने किसी को कोई सज़ा दे दी है और व्यक्ति चाहता है या कंपनी चाहती है कि हमको ये सज़ा मंजूर नहीं है, तो वो इस अधिनियम की किस धारा के तहत उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है? तो धारा 22 के तहत कर सकता है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण 2010 के समक्ष कौन सी चुनौतियां हैं? तो वैधानिक संस्था होते हुए उच्च न्यायालय में चुनौती मिलना, क्योंकि उच्च न्यायालय एक संवैधानिक निकाय है तो ये सही होगा। अधिनियम में मुआवजा की भी स्पष्ट विधि नहीं है, ये भी सही है। किन मुकदमों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, यह परिभाषित भी नहीं है, तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से संबंधित सही विकल्प चुनिए। तो अधिकरण के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में 90 दिनों के भीतर अपील की जा सकती है, बिल्कुल सही है। अधिकरण के आदेश ना मानने पर कारावास और आर्थिक दंड दोनों मिल सकता है, ये भी सही है। अधिकरण पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत नागरिक मामलों की जांच कर सकता है, ये भी सही है। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करता है। कौन करता है? याद रखिएगा, राष्ट्रपति मत लगा के आइएगा। कौन करता है? केंद्र सरकार। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद सब आते हैं। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है? एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकेश्वर सिंह पंटा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना जो हुई थी वो राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के किस धारा के तहत हुई थी? धारा 3 के तहत हुई थी। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना 2010 में हुई थी और अधिनियम 2010 पारित कर किस न्यायालय का दर्जा दिया गया है? जिला, सर्वोच्च या उच्च न्यायालय? तो इसको उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको किस प्रकार का दर्जा दिया गया है? तो इसको उच्च न्यायालय का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आवेदनों को अपील को प्राप्त होने में कितनी अवधि के अंदर निपटाने का प्रयास किया जाता है? 6 माह। देखो, अगर इनके पास डायरेक्ट जाके कोई अपील की जाती है तो 6 माह में निपटारा करना रहता है। इसके अलावा अगर आपको ये सर्वोच्च न्यायालय में इनके विरुद्ध अपील करना है तो वो 90 दिनों के भीतर आपको करना पड़ता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके परामर्श से केंद्र सरकार द्वारा होती है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों से संबंधित सही विकल्प को चुनना है। तो ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते, बिल्कुल सही है। अगर ये एक बार बन जाते तो उनको पुनर्नियुक्त नहीं किया जा सकता है। न्याय को विशेषज्ञ सदस्यों की नियुक्ति के लिए केंद्र सरकार समिति बनाती है, ये भी सही है। अधिकरण में कम से कम 10 और अधिकतम 20 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। एनजीटी का पूरा नाम क्या है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? सदस्य को चयन समिति की सिफारिश पर केंद्र सरकार चुनती है। सब कुछ केंद्र सरकार पर ही डिपेंड होता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष व अन्य सदस्य अपना इस्तीफा किसको सौंपते हैं? केंद्र सरकार को। हटाने का अधिकार किसको है? केंद्र सरकार को। कितने कानून के तहत सुनवाई कर सकते हैं? 7। और इसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम भी है, जैव विविधता अधिनियम 2002 भी है, वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 भी है। देखो, एनजीटी के निर्णय की सुनवाई कितने दिनों के अंदर करना पड़ता है? 6 माह के अंदर। और राष्ट्रीय हरित ने एनजीटी ने कोई निर्णय दे दिया और उसके खिलाफ चुनौती देना है तो सर्वोच्च न्यायालय में कितने दिनों के भीतर करना है? 90 दिन के भीतर। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों या नियमों का पालन न करने की स्थिति में कितने दंड का प्रावधान है? तो कितने निश्चित समय के लिए कारावास, जिसमें अधिकतम 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, ये सही है। निश्चित आर्थिक दंड, जिसे 10 करोड़ रुपए तक बढ़ाया जा सकता है, ये भी सही है। कारावास और आर्थिक दंड दोनों। इनमें से हमको चुनना है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण संबंधित सही विकल्प चुने। न्यायालय की भांति काम करता है, सही है। यह उन मामलों की सुनवाई करता है जो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण से संबंधित हो, सही है। यह पर्यावरण से संबंधित कानूनी अधिकारों को लागू करता है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश अधिकरण के अध्यक्ष या न्यायिक सदस्य के रूप में 70 वर्ष तक की आयु पर ही धारण करेगा। अगला है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण किस प्रकार का है? तो ये सांविधिक निकाय है। स्थापना कब हुई थी? मेन 18 अक्टूबर 2010। अधिकतम कितने सदस्यों का प्रावधान है? अधिकतम 20 का है। मुख्यालय नई दिल्ली में है।
अध्यक्ष सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल। ये मैंने रिपीट अलग अलग जगह से लिए हैं, तो रिपीट क्वेश्चन है जिससे आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए और ये टॉपिक फिर आपको करना ही ना पड़े। हरित न्यायाधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ है? भोपाल में। कुल कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थित नहीं? कोलकाता, पुणे, चेन्नई में है, शिमला में नहीं है। किस अधिनियम के तहत की गई? राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। बहुत ही शानदार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये वीडियो भी हमारा 40 मिनट का बन गया है और इसी तरह से ही मैं और भी 2-2 3 करके लेके आऊँगी आपके लिए। आने वाले समय में 1-2 दिन में मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, मध्य प्रदेश का इतिहास, इसका भी मैराथन लाने वाली हूँ, जो कि बहुत अच्छे बड़े बड़े वीडियोस रहेंगे। एक में ही आपका पूरा टॉपिक कवर रहेगा, प्रैक्टिस भी आपकी हो जाएगी। अगर आप MPPSC प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ मुझसे लेना चाहते हैं तो आपको अभी, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो जो नहीं ले पाए हैं उनको डिस्काउंट में आपको टेस्ट सीरीज़ सॉफ्ट कॉपी में मिल जाएगी। तो 50% डिस्काउंट में आपको वो टेस्ट सीरीज़ सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हम कराएंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। बाकी हमारी जितनी भी ई बुक हैं वो भी आप ले सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।